हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। केवीएल पढ़ने के बाद अब केवीएल के ऊपर जो हमारा प्रोसेस है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है मैश एनालिसिस। ठीक है, मैश एनालिसिस जो मेथड है वो केवीएल से चलेगी आपकी, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैश एनालिसिस से एग्जाम में आता है। ठीक है, एक सर्किट आएगा जिसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा केवीएल से, मींस मैश एनालिसिस से। तो मैश एनालिसिस को अप्लाई कैसे करते हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा, और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं अपना, जिसमें मैश एनालिसिस हम अप्लाई करके देखेंगे और साथ साथ साइड बाय साइड इसके स्टेप्स भी सीखते चलेंगे कि किस स्टेप्स के हिसाब से हमें इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्किट है V1, V2, R1, R2, R3, ये एक सर्किट है और इसको हमें मैश एनालिसिस से सिंप्लीफाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो मैश एनालिसिस का स्टेप नंबर 1 है वो है मैश को आइडेंटिफाई करना, कि जो भी सर्किट हमारे पास है उसमें कितने मैश हैं। मैश क्या होता है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, कि जो क्लोज पाथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज पाथ जिसमें से करंट पास होता है वो बेसिकली लूप कहलाता है। राइट, इस सर्किट में अगर हम देखें तो कितने टोटल पॉसिबल क्लोज पाथ्स हैं, हम देख रहे हैं कि ये क्लोज पाथ है सर्किट में L1, लूप 1 जिसको हम कह रहे हैं, एक ये क्लोज पाथ है जिसको हम कह सकते हैं लूप 2, और एक ये टोटल जो आउटर स्ट्रक्चर है इसका ये क्लोज पाथ है जो है लूप 3। तो इनको लूप कहते हैं या क्लोज पाथ कहते हैं, लेकिन चूंकि मेथड हमारी कह रही है कि मैश एनालिसिस है, तो मैश एनालिसिस में मैश को हमें देखना है। तो लूप और मैश में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मैश सबसे छोटा क्लोज पाथ है सर्किट का। ठीक है, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि L3 को हमने कंबाइन किया है L1 और L2 को जोड़ के, जिससे हमने लूप 3 को बनाया है, लेकिन लूप 3 को हम मैश नहीं कह सकते, लूप 1 और लूप 2 को हम मैश कहेंगे क्योंकि वो एक छोटा पार्ट है हमारे सिस्टम का। तो इन दिस सर्किट हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ मैश हैं वो कितने हो गए, वो है 2 मैश। एक है हमारा मैश 1, एक ये वाला है, और एक है हमारा मैश 2, एक ये है। तो बेसिकली एज पर डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जितने भी मैश होते हैं वो सब लूप होते ही हैं, लेकिन जितने सारे लूप्स हैं वो सब मैश नहीं हो सकते, कोई लूप ऐसा हो सकता है जो मैश ना हो। तो इन दिस केस हमने देखा 3 टोटल नंबर ऑफ लूप्स या क्लोज पाथ्स हैं और 2 टोटल नंबर ऑफ हमारे पास मैश हैं। राइट, तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया है जिसमें हमने देखना था कि कितने नंबर ऑफ मैश हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि हर एक मैश का करंट हम एज्यूम करेंगे, जितने भी हमारे पास मैश हैं उन सबके पास एक करंट होना चाहिए जिसको हमें यहाँ पे मार्क करना है। राइट, तो मैश 1 में एक करंट होगा जिसका नाम I1 होगा, इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं ताकि करंट की हम स्पेस बना सकें। ये हमने बना दिया I1 करंट जो मैश 1 में फ्लो कर रहा है, और ये हमने बना दिया I2 जो मैश 2 में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो मैश है वो क्लोज पाथ है, ये हमने अभी बताया, और मैश का करंट एज्यूम करना है तो उस क्लोज पाथ के अंदर ही करना है। राइट, यहाँ पे नहीं करना है, जैसे कुछ हम गलती कर सकते हैं कि हमने यहाँ एक करंट मान लिया, तो दिस इज नॉट करेक्ट। हमें मैश का करंट अगर मानना है तो वो मैश के अंदर मानना है किसी एक डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज जा सकती है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है। तो हमने यहाँ पे माना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैश करंट फ्लो हो रहे हैं। तीसरा स्टेप हमारा है मैश एनालिसिस को लगाने का, कि अब हमें हर एक ब्रांच में जाने वाले करंट को सर्किट में मार्क करना है। ब्रांच के करंट्स, ब्रांच कौन सी हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सब ब्रांचेज हैं, यानी कि ये बताना है कि किस ब्रांच से कितना करंट पास होने वाला है। तो I1 करंट को हम देख रहे हैं जो मैश 1 में हमने माना है, उसमें I1 का जो बाउंड्री है वो मैश 1 है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो करंट I1 है, जो मैश 1 का करंट है, वो मैश 2 के अंदर नहीं जाएगा कभी भी, वो सिर्फ मैश 1 से जुड़ा हुआ जितना पार्ट है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। ये स्पेशली ध्यान रखना है मैश एनालिसिस मेथड के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो I1 करंट है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दिस इज योर I1। ठीक है, यहाँ पे जो R3 रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी आपका जो करंट I1 है वो नीचे की तरफ को घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी तरह से मैश 2 का जो करंट I2 है वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह से चलता हुआ, और जो R3 रेजिस्टेंस है उसमें से आपका जो I2 करंट है वो ऊपर की डायरेक्शन से जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे I1 हो गया और ये आपका यहाँ पे I2 हो गया, और हर ब्रांच से हमने ये पता कर लिया कि करंट कितना कितना जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि जो रेजिस्टेंस R3 है उसके अंदर 2 करंट जा रहे हैं, एक करंट I1
अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। इस तरह से ये R3 है, ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि जो I1 करंट है वो 5 एम्पियर का है और जो I2 करंट है वो 1 एम्पियर का है। ठीक है, तो टोटल कितना करंट R3 में से जाएगा, इसका आंसर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 5 - 1 इक्वल्स टू 4 एम्पियर करंट R3 से जाएगा और डायरेक्शन रहेगी नीचे की तरफ को। नीचे की तरफ को होने का कारण है कि ये जो 5 एम्पियर करंट है ये बड़ा है, इसीलिए करंट ने अपनी ही डायरेक्शन मेंटेन रखी है और नेट करंट हो गया 4 एम्पियर। तो इस सेम कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। हमारे पास वैल्यूज नहीं है लेकिन दो नाम है करंट्स के, I1 एंड I2। उन दोनों में से किसी भी एक करंट को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारे पास 5 एम्पियर पॉजिटिव था, ये हमें क्लियर पता चल गया क्योंकि नंबर के हिसाब से 5 बड़ा है। बट I1 और I2 में बड़ा कौन सा है, वी डोंट नो। तो हम I1 को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, I2 को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पे कि अगर आप कहते हैं कि I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन I1 की चलेगी, और अगर आप कहते हैं कि I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगा तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, I2 माइनस I1। ठीक है, या तो I1 माइनस I2 और या तो I2 माइनस I1। लेना कोई एक ही है, दोनों नहीं लेने हैं, हम एक ही लेंगे। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे I1 माइनस I2 ले लिया, और अगर I1 माइनस I2 ले लिया तो हम तुरंत यहाँ मार्क कर सकते हैं कि ये हो गया हमारा I1 माइनस I2। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि कितना करंट यहाँ से जा रहा है। अब साइन कन्वेंशन मैंने समझाया था केवीएल पढ़ते हुए कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाले ड्रॉप की पोलैरिटी पता चलेगी, और वोल्टेज सोर्सेज की पोलैरिटी ऑलरेडी हमें मालूम है। तो V1 की पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस गिवन है, V2 की पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस गिवन है। R1 में करंट एंटर हो रहा है लेफ्ट से, पॉजिटिव लगाया। R2 में लेफ्ट साइड पॉजिटिव, करंट एंटरिंग पॉइंट। R3 में ऊपर से नीचे करंट आ रहा है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। ये हमारा था चौथा नंबर पॉइंट जिसमें हम कह रहे हैं कि साइन कन्वेंशन रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना है, अप्लाई साइन कन्वेंशन। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा अप्लाई KVL टू राइट KVL इक्वेशंस। हमें KVL इक्वेशन लिखनी है KVL को अप्लाई करते हुए। तो KVL को अप्लाई कैसे करेंगे, दो मैश है, दो इक्वेशन बनाएंगे। प्रोसेस सेम है जैसे KVL में समझाया था। किसी भी एक पॉइंट से शुरू करेंगे, यहाँ से हम लिख लेते हैं फॉर मैश 1। मैश 1 के लिए आप देखें, स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से, एक किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे, जो साइन पहले मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा प्लस का साइन, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, I1 R1, प्लस का I1 R1 हमारा रेजिस्टेंस R1 का ड्रॉप हो गया। R3 रेजिस्टेंस में पोलैरिटी हमें मिलेगी पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया प्लस, करंट है I1 माइनस I2 और रेजिस्टेंस है R3, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया R3 इंटू I1 माइनस I2। इसके बाद लेफ्ट साइड आते हुए कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यू विल गेट ए माइनस साइन हियर, तो माइनस ऑफ V1 इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा, I1 को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R3 माइनस ऑफ I2 इंटू R3 इक्वल्स टू V1। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है मैश 1 के लिए। इसी तरह से मैश 2 की इक्वेशन लिखेंगे। मैश 2 में हम देख रहे हैं कि जब एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया, शुरू करते हुए राइट साइड में मूव किया तो हमें मिलेगा प्लस का साइन। प्लस किसके लिए है, रेजिस्टेंस R2 के ड्रॉप के लिए। हमें क्या मिलता है, प्लस का I2 R2। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको फिर से मिलेगा प्लस का साइन। इस बार आपके पास वोल्टेज है V2, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे प्लस ऑफ V2। देन लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, राइट से कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद नीचे से ऊपर को मूव करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का साइन पहले, तो माइनस का आपके पास आ जाएगा R3 इंटू I1 माइनस I2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर मैश 2, जो हमने अभी इक्वेशन बोला, हमने बोला I2 R2 प्लस ऑफ V2 माइनस ऑफ R3 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ R3 इंटू I1 प्लस ऑफ I2 इंटू R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2।
तो हमने दो अननोन्स माने थे, दो अननोन्स मानते हुए दो इक्वेशन बनानी थी, हमने दोनों इक्वेशन बना ली है। अब छठा जो आपका स्टेप है वो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। किसके लिए? हमारा अननोन क्या है? मैश करंट्स। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे मैश करंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। मैश करंट जो कि हमारे I1 और I2 हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू 1 ओम है और V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं इन वैल्यूज को फॉर इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है I1 इंटू R1 प्लस R3 यानी कि 2 इंटू I1। उसके बाद है हमारे पास माइनस ऑफ I2 इंटू R3 माइनस ऑफ I2 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है माइनस ऑफ R3 I1 तो माइनस ऑफ I1। दूसरी इक्वेशन है प्लस ऑफ I2 इंटू R2 प्लस R3 दैट इज 2 इंटू I2 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 2 माइनस ऑफ 10। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो क्या करें? इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ऑल्दो ये काम हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आई होप आपको कैलकुलेटर चलाना आता होगा। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, तो I1 से I1 को कैंसिल करते हुए हमें मिलता है 2 टू द 4 माइनस 1 दैट इज 3I2 इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 10 दैट इज माइनस ऑफ 10 और I2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाई 3 इज माइनस 3.33 एम्पियर। I2 का वैल्यू आ गया। अब I2 से हम I1 निकाल सकते हैं। 2I1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस I2 दैट इज 10 माइनस 3.33 will give you 6.67 and I1 is also equals to 6.67 by 2 that is again 3.33 एम्पियर। तो हमारा जो मैश का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ से समझा कि मैश एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए हमें अननोन करंट्स जो मैश के अंदर फ्लो होते हैं उनको एज्यूम करना होता है, केवीएल लगा करके उस सर्किट को सॉल्व करना होता है और जो इक्वेशंस बनती हैं उनके थ्रू फाइनली जब हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट्स की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सर्किट में हमने जो कंसीडर किया था सर्किट, उसमें ओनली वोल्टेज सोर्स वर कनेक्टेड। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स कनेक्ट किए गए हैं उसमें वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगे थे, लेकिन हमारे पास एक सर्किट का जो नेचर है वो करंट सोर्सेस भी सर्किट में हो सकते हैं। करंट सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स के साथ वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है एंड वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो रेजिस्टेंस तो एक कॉमन एलिमेंट है जो हर सर्किट में होगा। इन दोनों में से कोई दोनों भी हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर सर्किट में करंट सोर्स आ जाए तो उस सर्किट को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल जो केवीएल की प्रोसेस है वो यही रहेगी, चाहे सर्किट कैसा भी हो। जो स्टेप्स हमने यहाँ डिस्कस किए, इन्हीं स्टेप्स को हम बार बार फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स को हम दोबारा से यहाँ पे नहीं मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।